नमस्कार साथियों। हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा कर रहे थे और हम आरपीएससी ग्रेड सेकंड एसएसटी के पेपर के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक के टॉपिक में हमने ये देखा था कि सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में जो सभ्यता विकसित हुई उसे हमने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके अलावा सरस्वती नदी के आसपास के इलाकों में जो सभ्यता जन्मी और विकसित हुई उसे हमने क्या नाम दिया, सरस्वती सभ्यता नाम दिया। और इन दोनों के सम्मिलित रूप को हमने क्या नाम दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया। लेकिन इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता कहा था। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि डॉक्टर रफीक मुगल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। दोनों में फर्क है। जॉन मार्शल क्या कह रहे हैं, जॉन मार्शल कह रहे हैं इसे सिंधु सभ्यता। कारण ये क्योंकि सिंधु नदी के आसपास सबसे पहले इसका जो है हमें पता चला, इस वजह से सिंधु सभ्यता। और जो डॉक्टर रफीक मुगल है वो सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं। ठीक है, दोनों में ये फर्क है, एक सिंधु सभ्यता और एक सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं। ठीक है, अब अपने बात करेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है या सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसका विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ का है और इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। ठीक, और इसके अलावा हम ये देखेंगे इस सभ्यता के निर्माता कौन थे और इस सभ्यता का कालक्रम क्या है और कालक्रम को लेकर के अलग अलग विद्वानों के क्या क्या अपने अपने मत है उनको देखेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि नवीन जो शोधें हुई है 21वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में, मतलब ये है कि 2001 से लेकर 2100 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम 21वीं शताब्दी बोलेंगे। और 21वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश का मतलब ये है कि 2001 से लेकर के 2025 तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम 21वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। और इसी प्रथम चतुर्थांश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता को लेकर के जो नवीन शोधें हुई है उनके बारे में भी हम प्रकाश डालेंगे। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी विस्तार की, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ का है। तो आप इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो कि एक तो अफगानिस्तान में, ठीक, और एक पाकिस्तान में, ठीक, और एक हमारे भारत में। इन तीन देशों में सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, फैलाव है। इस बात को ध्यान रखिए, अफगानिस्तान में केवल दो ही स्थल पाए जाते हैं जिनका एक का नाम है सोरतगुई और एक का नाम है मुंडी गाक। इस बात को ध्यान रखिए। पाकिस्तान में करीबन 496 से 97 जो है वो आपके स्थल पाए जाते हैं। और भारत के अंदर जो है 1001 या 2 के आसपास स्थल पाए जाते हैं। वो हो सकता है ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन आप यूं मान सकते हो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुल अभी तक 1500 से ज्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है। और जिनमें सबसे ज्यादा लगभग 1000 के आसपास, 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, तो 1000 के आसपास भारत में और 495-96 के आसपास कहाँ है, पाकिस्तान में। और अभी तक के जो शोध हुए, अभी तक के जो उत्खनन हुए, उनमें से केवल और केवल 2 ही स्थल कहाँ मिले हैं, अफगानिस्तान मिले। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो मैं याद लिख रहा हूं, पाकिस्तान में लगभग 500 के आसपास, ठीक है, 500 के आसपास, 500 प्लस माइनस 5, ठीक। और इधर मैं लिख रहा हूं 1000, ठीक, और 1000 प्लस माइनस 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि पाकिस्तान में कितने स्थल मिले, भारत में कितने मिले, ऐसे अभी तक कोई आंकड़े जाहिर नहीं किए गए। इस बात को जान के फिर भी मोटा माटी जो अनुमान है अधिकांश इतिहासकारों की, उनके हिसाब से कि 1000 के आसपास जो है वो भारत में, 500 के आसपास है वो कहाँ है, पाकिस्तान में। केवल 2 कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। इसके अलावा और ध्यान रखें भी, हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में मुख्यतः बात करनी है। तो भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार को लेकर के बात की जाए तो इस प्रकार देखें तो सबसे उत्तरी जो स्थल है सिंधु सरस्वती सभ्यता का भारत में वो क्या है, मांडा, नाकर मांडा यहाँ, ठीक है, तो मांडा। और सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो कौन सा है, देमाबाद। कौन सा है भाई, देमाबाद। सबसे पूर्वी जो स्थल है वो कौन सा है, आलमगीरपुर। कौन सा है, आलमगीरपुर, ठीक, आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो कौन सा है, सुतक गेंडोर है, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात की जाए या सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा होगा आपका, मांडा। सबसे दक्षिणी कौन सा होगा, देमाबाद। सबसे पूर्वी कौन सा होगा, आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी कौन सा होगा, सुतके गेंडोर। इस बात को ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा और चर्चा करें। मांडा पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मांडा, वो है चिनाब नदी के किनारे, ठीक। मांडा कौन सी नदी किनारे पर बसा हुआ है, तो चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर आपके पड़ता है उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। और ये कौन सी नदी किनारे है, ये है हिंडन नदी किनारे, ठीक है। ये कौन सी नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे।
देमाबाद जो पड़ता है वो आपकी पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये कौन सी नदी किनारे भी ध्यान रखना, अधिकांश किताबों में ये जो स्थल है वो दिया गया, देमाबाद जो स्थल है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा गया, ये भी सही है। लेकिन मुख्यतः ध्यान रखा जाए, थोड़ी सी और इसको डीप में ले जाया जाए तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है परवरा। क्या है? परवरा, या इसको गोदावरी भी बोल सकते हैं। तो परवरा या गोदावरी नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा है? देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। सुत्ते गेंडोर की बात करें तो ये आज की पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और ये उस समय बंदरगाह भी था। इस बात को ध्यान रखिए, सुतक गेंडोर बंदरगाह भी था, इस बात को भी ध्यान रखिए। और इसकी खोज किसने की थी भाई? ओरलस्टीन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बंदरगाह नगर था, इस वजह से क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये कौन सी नदी किनारे था? ये था आपकी दासक नदी के किनारे था। कौन सी नदी किनारे था? दासक नदी के किनारे था। विस्तार की बात हम वापिस एक बार और देखें, मुख्यतः तीन देशों में इसका विस्तार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। अफगानिस्तान में केवल 2, पाकिस्तान में लगभग 500 के आसपास, और भारत में लगभग 1000 के आसपास स्थल पाए जाते हैं। इस बात को जान के हमने कल क्षेत्रफल भी देखा था कि पुराने जो डाटा थे 2020 से पहले 18-19-17 के जो डाटा थे उनमें 13 लाख वर्ग किलोमीटर आपने पढ़ा होगा। लेकिन नवीन जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है उनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इस बात को जान के आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक, भारत के हिसाब से देखिए तो मांडा जम्मू कश्मीर चनाब उत्तरी स्थल है, देमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण स्थल है, और आलमगीरपुर यूपी पूर्वी स्थल है, और सुतक गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान पड़ता है, ये कौन सा है? पश्चिमी स्थल है। इस बात को ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसका निर्माण या इसकी स्थापना या इसकी बसावट या अस्तित्व में लाने का काम किन लोगों ने किया था, इस बात को जान के बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और बड़ा नॉलेजफुल पॉइंट भी है। क्यों? कारण ये है क्योंकि आपने जो अभी तक और मैंने जो अभी तक वो पढ़ा था वो, और 2019, 20, 21 में जो नवीन शोधें हुई है वो, इन दोनों में आप जमीन और आसमान का अंतर देखेंगे। कारण क्या देखते हैं। पहली बात तो जो हमने पुस्तकों में पढ़ा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट भी है, उसको थोड़ा देखते हैं। निर्माताओं के को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग क्या है मत है, और जो अलग अलग विद्वान है उनमें 4-5 ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 20 लिख लो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जो 4-5 है वो इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा होगा? पहला होगा आपका जॉन मार्शल। कारण क्या इंपॉर्टेंट होने का? क्योंकि इसी के निर्देशन में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज हुई थी, इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें निर्देशक था, मार्गदर्शक था। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद में राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी, 1922 में की थी। इसके बाद में कौन आएगा? आपके अमलानंद घोष। अमलानंद घोष क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इन्होंने कालीबंगा की खोज की थी, 1953 में की थी, और कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 1969 के बीच बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर यानी कि बी के थापर ने किया था 1961 से 1969 के बीच में। और कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था वो 5 स्तरों में किया गया था, जिनमें पहला और दूसरा जो स्तर है वो प्राक हड़प्पा कालीन है, यानी कि हड़प्पा से भी प्राचीन काल की, और तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो स्तर है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है वो हड़प्पा की समकालीन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और इसके अलावा कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो कालीबंगा काली चूड़ियां होती है। ठीक है, और लकड़ी की नालियों के अवशेष भी कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिए। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं अपने? तो हाइने गेल्डनर, एक ये इंपॉर्टेंट है, हाइने गेल्डनर। ठीक, और एक आएगी आपके डॉक्टर पुशालकर महोदय। ये 5 विद्वान मुख्य है, हालांकि और भी आप नाम ले सकते हो, लेकिन फिर भी इन 5 अगर आप याद रखते हो तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल किसे मानते हैं? द्रविड़ों को, यानी कि द्रविड़ जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। किसके हिसाब से? जॉन मार्शल के हिसाब से। आगे चले, राखलदास बनर्जी भी क्या बोलते हैं कि द्रविड़ लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे? निर्माता थे। अब अमलानंद घोष क्या बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण हुआ था ना वो सोती संस्कृति के निवासियों द्वारा हुआ था, यानी कि सोती संस्कृति से ही सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, अस्तित्व में आई थी। ऐसा कौन कहते हैं? अमलानंद घोष। और ये सोती संस्कृति क्या है? ये बीकानेर में स्थित है, और कालीबंगा प्रथम के नाम से इस संस्कृति को जाना जाता है। इस सभ्यता स्थल को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। अब हाइने गेल्डनर महोदय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मानते भैया कोई इसका निर्माता नहीं था, यकायक या अचानक ही इसकी क्या हुई थी?
उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कौन कहते हैं? हाइनी गैदरर महोदय कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई निर्माता निर्माता नहीं था, ये तो अपने आप ही अकस्मात अचानक यकयक सडनली क्या हो गई, अस्तित्व में आ गई। ये कौन कहते हैं? हाइनी गैदरर महोदय कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर पुसालकर भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कारण क्या है? क्योंकि ये बोलते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसके निर्माता कौन थे? आर्य प्लस अनार्य, मतलब आर्यों और अनार्यों की मिश्रित सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर पुसालकर कहते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाते हैं? इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इसके लिए आप याद रखने को तो और भी रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रख सकते हैं आप, रामचंद्रन रख सकते हैं आप रख सकते हैं शंकरानंद को। और वो क्या बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्रन और शंकरानंद, शंकर प्लस में आनंद दीर्घ संधि, शंकरानंद, ये लोग क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। इसके अलावा डॉक्टर वसंत कुमार शिंदे, जो आधुनिक काल के इतिहासकार है, बड़े विख्यात इतिहासकार है भारत की, वो भी आर्य लोगों को ही सिंधु घाटी सभ्यता के मानने वाले जो लोग हैं उनके पक्ष में। और उनके अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय जो हमारे नई दिल्ली में स्थित है, उनके प्रोफेसर और पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम है प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, ग्लोरी दैट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इस पुस्तक में उन्होंने मुख्य मुख्य जो हड़प्पाई जो स्थल है उनकी सूची भी दी है, और सूची बताते हुए कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे। और उसके पीछे इन्होंने जो सबसे स्ट्रोंग जो बेस बनाया है, जो आधार बनाया है, वो जिस तर्क को आधार बनाया है वो था अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड के साक्ष्यों को आधार बना करके ही राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रोफेसर और पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे, ना कि द्रविड़। तो ये निर्माता के को लेकर के जो पक्ष बनता है मुख्यतः, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से जो है वो इसमें से ही लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, जब भी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कालक्रम की। तो कालक्रम में भी अपने सबसे पहले जॉन मार्शल इंपोर्टेंट आएगा, ठीक। उसके बाद में आएगा आपके माधव स्वरूप वत्स, ठीक। उसके बाद में आएंगे आपके डीपी अग्रवाल, ठीक। उसके बाद में आएंगे सीजे गेट महोदय। वो एक आप याद रखना है, वो तो है, वो है कार्बन 14 पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी नवीन जो शोधें हुई है वो पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें से निकलेगी, नवीन शोधों में से, जो कि आपके ज्ञान को संवर्धन करने का काम करेगी। इस बात को विशेष ध्यान रखें भी। नवीन शोधे ये जो चीज है वो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता को लेकर के जो मुख्यतः जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो यहीं से निकलने वाले, जरूर देखें इस क्लास को। कालक्रम की बात करें तो जॉन मार्शल कहते हैं भैया ये जो है ना वो 3250 से 1750, सॉरी हाँ 3250 से 2750 से 2750 ईसा पूर्व के आसपास ये पूर्णतया क्या थी? विकसित सभ्यता थी। कौन कहता है ऐसा? जॉन मार्शल कहते हैं। यानी कि 3250 से 2750 के बीच के जो कालक्रम में ये अपने चरम पर थी, ये फली फूली हो चुकी थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। माधव स्वरूप वत्स क्या बोलते हैं? माधव स्वरूप वत्स बोलते हैं कि 3500 से 2700 ईसा पूर्व। मैंने आपको कल कहा था कि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर होगी। और मैंने ये भी कहा था कि कार्बन डेटिंग पद्धति एकदम 24 कैरेट गोल्ड की तरह नहीं है, पूर्णतः प्योर नहीं है ये, इसमें भी कुछ मतलब गलतियां हैं। प्लस में अगर लंबा दीर्घ काल का बात करें अपने, तो प्लस माइनस 500 जो है वर्ष वो आप आगे पीछे कर सकते हो इसमें से। तो कोई 3500 बता रहा है, कोई 3200 बता रहा है, कोई 2700 बता रहा है, कोई 2750, कोई 2700, आगे चलकर देखेंगे 2200 भी आएगा, कोई 2200 से 1600 भी बताएगा, कोई 250 से 2200 बताएगा। तो ये सारे से इनको ये नहीं बोल सकते ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अपने को परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है। डीपी अग्रवाल जो बोलेंगे वो लगभग कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से बोलेंगे कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता अपने चरम पे थी। सीजे गेट महोदय भी इनका ही अनुसरण करेंगे, ये क्या बोलेंगे 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इसमें 50 और इसमें 50 नहीं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। तो 2350 से 1700 ईसा पूर्व के बीच जो ये अपने सभ्यता थी वो चरम पे थी। कार्बन डेटिंग पद्धति तो आपको पता ही है कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व
का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता अपने चरम पे थी। तो ये कालक्रम को लेकर के जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो पक्ष मैंने आपके सामने रखा है। अब बात ध्यान रखिए, यहां से इसमें हम 3 पक्ष लेंगे। नवीन शोधें क्या हुई सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता को लेकर के 21वीं शताब्दी के अंदर जो मुख्य शोधें हुई है और उन शोधों का पक्ष क्या क्या है, उनके फैक्ट क्या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये बात करेंगे एक तो इसके आर्यों के आगमन को लेकर के। ठीक, आर्यों का आगमन हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे। दूसरी बात है, दूसरा कौन सा होगा, इनके भोजन को लेकर के काफी चर्चा हुई, खास करके जो जब कभी इलेक्शन आता है और इलेक्शन जब कभी अपने उत्तरी भारत के राज्य में होता है तो इस प्रकार की काफी डिबेटें होती है और डिबेटों में इतिहास के संदर्भ भी रखे जाते हैं, उस हिसाब से भी हम बात करेंगे। ठीक, और तीसरा जो पक्ष होगा वो कौन सा होगा, पतन को लेकर के होगा। पतन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसका विनाश कैसे हुआ, उसको आधार बना उसको भी हम देखेंगे। तो राखी आगमन और ये जो भोजन है ना, इनके आंकड़े कहां से मिले हैं, लिए गए थे वो राखी गढ़ी से लिए गए थे। यानी कि जिन शोधार्थियों ने या जिन पुरातत्ववेताओं ने अपने जो शोध कार्य किए थे, उन शोध कार्य के लिए जो जैसे अवशेष लिए गए थे, जो आप यूं कह सकते हो जो भी सबूत लिए गए थे, तथ्य इकट्ठे किए गए थे, वो कहां से किए गए थे, राखी गढ़ी से किए गए थे। अब देखते हैं आर्यों का आगमन सिंधु घाटी सभ्यता में क्यों होता है, इस टॉपिक का। डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे आधुनिक भारत के एक बड़े सुविख्यात इतिहासकार है और उनका संबंध महाराष्ट्र के पुणे से है। और महाराष्ट्र की पुणे शहर जिसे पुना भी कहते हैं, और उस पुना को जब 1978 के अंदर पुना नाम से उसका नाम क्या कर दिया गया था, पुणे कर दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पुना को पुणे कब किया गया, तो 1978 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखिए। तो पुणे के डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति रह चुके हैं डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे, और इन्होंने राखी गढ़ी से जो तथ्य कलेक्ट करके एक शोध किया, और इनका जो शोध था वो सेल, एक पत्रिका है, जर्नल है, उसमें छपा। सेल नाम है उस पत्रिका का, शोध पत्रिका बोलते हैं। सेल में छपा, और इनके शोध का, इनकी पीएचडी मान लीजिए आप, उनके शोध का क्या था, टाइटल क्या था, शीर्षक क्या था। शीर्षक ये था कि प्राचीन हड़प्पा वासियों के जीन समूह में ईरानी और यूरोपीय लोगों का डीएनए अनुपस्थित। मैं यहां लिख रहा हूं, जो राखी गढ़ी से आर्यों के आगमन को लेकर के डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे की जो शोध है, उस शोध की शीर्षक का नाम क्या है, तो प्राचीन हड़प्पा वासियों के जीन समूह में ईरानी देश यूरोपीय लोगों का डीएनए अनुपस्थित। ठीक, ये इनके शोध का टाइटल है, प्राचीन हड़प्पा वासियों के जीन समूह में ईरानी यूरोपीय लोगों का डीएनए अनुपस्थित। अब इसमें साइंस का भी एक प्रश्न कंप्लीट हो रहा है, डीएनए कहां पाया जाता है, जीन में। ठीक, तो इस शोध में इन्होंने क्या कहा था कि पहली बात तो ये पूर्णतया गलत है कि आर्य भारत से आए थे। डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे ने अपनी इस शोध में कहा था कि आर्य पूर्णतः भारत के निवासी थे, एक नंबर बात। दूसरी, अंग्रेजों ने आर्य और अनार्य की जो धारणा है वो बनाकर के समाज को तोड़ने की कोशिश की, बात नंबर 2। बात नंबर 3 क्या कहते हैं डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे, कि आज के अफगानिस्तान से लेकर के, यानी कि अफगानिस्तान मान के चलिए ये भारत है, और इधर पाकिस्तान, इधर क्या आ गया, अफगानिस्तान। ठीक, जैसे मान के चलिए, नक्शा बनाना नहीं आता, ये आपका पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से यहां से लेकर के और ये बंगाल यहां तक, अफगानिस्तान से आज के बांग्लादेश को ले लीजिए आप, अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक, और कश्मीर से या अरब सागर तक, कश्मीर से अरब सागर तक के लोगों का डीएनए एक है और इनकी नस्ल एक है। तो आर्यों और अनार्यों की तो बात ही पूर्णतः गलत हो जाती है। ऐसा अपनी रिपोर्ट में, अपने शोध में कौन कहते हैं, डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे कहते हैं कि अफगानिस्तान से बांग्लादेश, यानी कि आज के उस समय के बंगाल की या आज के बांग्लादेश तक की बात कर लीजिए, और कश्मीर से अरब सागर तक के जितने भी लोग हैं उनकी नस्ल एक है, उनके डीएनए एक है। ऐसा डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे कहते हैं अपनी रिपोर्ट में, अपनी शोध पत्रिका। और इनका जो समर्थन है वो कौन करते हैं, आगे जाकर के प्रोफेसर जो संजीव कुमार सिंह है, राष्ट्रीय संग्रहालय के पुरातत्ववेत्ता, वो करते हैं।
एक बात और कहते, बात नंबर 4 क्या कहते हैं अपनी रिपोर्ट में, ये कहते हैं कि मानव सभ्यता का जो उद्गम है ना वो राखी गढ़ी से हुआ था। ठीक है, ऐसा अपनी रिपोर्ट में कौन कहते हैं, डॉक्टर वसंत कुमार सिंह। अब भोजन को लेकर के बात करते हैं। भोजन को लेकर बात करें तो एक नाम आएगा ए सूर्य नारायण। क्या नाम आएगा, ए सूर्य नारायण। ये इंग्लैंड की जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उनके शोधार्थी है, उनके शोध जो है पीएचडी स्टूडेंट है एक प्रकार से। तो ए सूर्य नारायण ये अपनी एक रिसर्च करते हैं, और रिसर्च का जो टाइटल होता है, जो शीर्षक होता है वो क्या होता है, ये कहते हैं कि उत्तरी पश्चिमी हड़प्पा वासियों के बर्तनों में लिपिड अवशेष, यानी कि इनके जो पीएचडी का जो शोध था उस शोध का क्या था, टाइटल क्या था कि उत्तरी पश्चिमी हड़प्पा वासियों के लोगों के बर्तनों में लिपिड अवशेष। इस प्रकार से ये अपने शोध का शीर्षक रखते हैं, और इनका शोध जिस पत्रिका में, जिस शोध पत्रिका में या जर्नल में जो प्रकाशित होता उसका नाम था आर्कियोलॉजिकल साइंस। आर्कियोलॉजिकल साइंस में इनका शोध प्रकाशित हुआ था। और ये क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, मांसाहारी थे, ऐसा ए सूर्य नारायण की शोध में सामने आता है। ठीक है, अब या इस पतन में एक शोध देखेंगे, और वो जो शोध होगी वो पतन का भी कारण बताएगी और शाकाहारी भी बताएगी कि कौन शाकाहारी था कौन मांसाहारी था। पतन में क्या होता है, अब इस पक्ष में देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और एक ये भाई साहब जहां से थे उसी यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, जिनका नाम था प्रोफेसर केनरा एन पेंट्री। केनरा एन पेंट्री ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की पुरातत्व प्रोफेसर है। और बीएचयू से जो आपके हमारे जो भारत के वो है प्रोफेसर आर एन सिंह, प्रोफेसर आर एन सिंह। ये वहां पर 2007 से ही सिंधु सरस्वती सभ्यता के विभिन्न स्तरों से आंकड़े डाटा कलेक्ट करके अपना रिसर्च कर रहे हैं। और इनकी जो रिसर्च है वो कार्बन डेटिंग पद्धति के कालक्रम को आधार बना करके किया जा रहा है, यानी कि पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है। तीसरी बात, इनकी रिसर्च का जो रिजल्ट था वो 2021 में प्रकाशित हुआ, और उनकी रिसर्च में ये सामने प्रकाशित हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोग पूर्णतः शाकाहारी थे, नंबर 1। और दूसरा रिजल्ट तो क्या था इस रिसर्च का कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था वो मानसून परिवर्तन की वजह से हुआ था, जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ था। ये एक रिसर्च में 2021 में, अभी 1 साल पहले इनका डाटा जारी हुआ है। इसके अलावा एक आईआईटी खड़गपुर और आज का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उनकी एक रिपोर्ट 2006 में जारी हुई थी, और उसमें उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था वो उसके लिए एक शब्द उन्होंने काम में लिया है, और वो था मानसून की बेरुखी। क्या शब्द काम में लिया, मैं यहां लिख रहा हूं एक बार, मानसून की बेरुखी। आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक संयुक्त शोध कार्यक्रम था, एक उनकी एक रिपोर्ट छपी 2006 में, और उसमें बताया गया कि सिंधु सभ्यता का जो पतन था उसके पीछे कारण क्या था, मानसून की बेरुखी थी। आप यूं कह सकते हो जलवायु परिवर्तन था साधारण शब्दों में। इसके अलावा एक बात और आप ध्यान रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता को या सिंधु सरस्वती सभ्यता को लेकर के अभी 2022 में एक शोध चल रही है, और वो शोध कब शुरू हुई है, 24 फरवरी 2022 को। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और शोध चल कहाँ रही है, राखी गढ़ी हरियाणा में चल रही है। कहाँ चल रही है, राखी गढ़ी में। ठीक है, 24 फरवरी 2022 में 22 से इसकी शुरुआत हुई है, और राखी गढ़ी में ये शोध कार्य चल रहा है। और इसका जो नेतृत्व कौन कर रहा है, वो एएसआई खुद कर रहा है। कौन कर रहा है, एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और व्यक्ति कौन है, उनका नाम है संजय मुंजल या मुंजाल, भी कई नाम आता है, संजय मुंजल या संजय मुंजाल भी नाम आता है। इस बात को करके वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और राखी गढ़ी का जो उत्खनन स्थल है उसे 7 भागों में बांटा गया है। 7 भागों में बांटा गया, ना कि स्तर, इस बात को कि स्तर नहीं, 7 भाग है, और उनको नाम दिया गया RGR, यानी कि राखी गढ़ी 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से उनको नाम दिया गया, राखी गढ़ी 1, राखी गढ़ी 2, राखी गढ़ी 4, राखी गढ़ी 6, राखी गढ़ी 7। इस प्रकार से 1 से लेकर के 7 तक उस उत्खनन स्थल को डिवाइड किया गया। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और वहां से एक महिला का, यानी कि 2-3 महिलाओं के कंकाल भी मिले, और वहां से तांबे का दर्पण और कुछ स्वर्ण की जो ज्वेलरी है, एक प्रकार से आप यूं कह दीजिए जहां सोने के आभूषणों का निर्माण किया जाता था, इस प्रकार के अवशेष भी राखी गढ़ी से प्राप्त हुए। पीछे बड़ी चर्चा का विषय बना था कि
आप यूँ कह दीजिए गोल्डन फैक्ट्री टाइप में कुछ शब्द वहाँ उसके लिए काम में लिए गए थे कि वहाँ से मिली राखी गढ़ी से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है राखी गढ़ी। एक बात और ध्यान रखना, इस सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। सबसे छोटा स्थल या चाहिए बड़ा जो था वो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। सबसे छोटा स्थल भी कहाँ पे, पाकिस्तान में ही है, उसका नाम है अल्लाह दिनो। क्या नाम है? अल्लाह दिनो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसमें, सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लाह दिनो। भारत की संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है भाई? धोलावीरा है। कौन सा है? धोलावीरा। इसके बाद में आप लिख सकते हो कालीबंगा को। ठीक है, यानी कि धोलावीरा के बाद जो सबसे बड़ा स्थल होगा वो कालीबंगा, और उसके बाद आप लिख सकते हो राखी गढ़ी को, और राखी गढ़ी के बाद आप लिख सकते हो बनावली को। इस प्रकार से आप भारत के संदर्भ में इन 2-3 स्थलों को ध्यान रखिए जो कि बड़े छोटे हैं, धोलावीरा, कालीबंगा, राखी गढ़ी, इस प्रकार, और बनावली, ये जो स्थल है आप इनको ध्यान में रखिए। तो ये सिंधु घाटी सरस्वती या सिंधु घाटी बोल दीजिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता बोल दीजिए, लेकिन पूर्ण सत्य जो शब्द होगा वो सिंधु सरस्वती सभ्यता होगा। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता को लेकर के जो 4 पक्ष थे, और 4, मैं तो 4 नहीं कहूंगा, कम से कम 20 पक्ष हो गए। विस्तार पूरा पढ़ लिया, निर्माता के बारे में जो 5-7 जो नाम थे वो पढ़ लिए, काल्पनिक के बारे में जो 5-7 नाम थे वो पढ़ लिए, नवीन शोधों में 3-4-5-6 जितनी भी शोधें हुई है लेटेस्ट